हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारी द बीकॉम क्लासेस की ऑडिटिंग के इस वीडियोस में। हम ऑडिटिंग पढ़ रहे हैं। ऑडिटिंग की हमारी अगली वीडियो है और इस वीडियो में हमारा जो टॉपिक है वो है अंकेक्षण के प्रकार। अंकेक्षण कितने प्रकार का होता है। इससे पहले भी मैंने अंकेक्षण के प्रकार बताए थे, लेकिन मैं ये जो प्रकार हैं वो थोड़ा और डिफाइन करके और थोड़ा विस्तार में मैं बताने जा रहा हूँ। इससे पहले की भी एक वीडियो मैंने अंकेक्षण के प्रकार बताए थे, लेकिन इसमें मैंने अलग अलग टॉपिक्स को अलग अलग श्रेणियों में बांट कर लिखा है और उसके टॉपिक के अनुसार भी हम पढ़ेंगे कि अंकेक्षण के प्रकार कितने होते हैं। तो हम आज अंकेक्षण के प्रकार पढ़ने वाले हैं। तो आइए अंकेक्षण के प्रकार को स्टार्ट करते हैं। तो अंकेक्षण के प्रकार में सबसे पहला है व्यापारिक संस्था के संगठन के अनुसार। ये पहली वीडियो है, इसके बाद इसकी एक और वीडियो आएगी। तो ये कौन सी है? व्यापारिक संस्था के संगठन के अनुसार। जिस जिस तरह की व्यापारिक संस्थाएं होंगी उसी तरह के अंकेक्षक की नियुक्ति की जाती है। वो उस अंकेक्षक को क्या कहते हैं? तो पहला है वैधानिक अंकेक्षण। वैधानिक अंकेक्षण कहाँ कहाँ नियुक्त होता है? वैधानिक अंकेक्षण किसे कहते हैं? जो अंकेक्षक कंपनियों का अंकेक्षण करते हैं, प्रन्यासों का अंकेक्षण करते हैं या अन्य संस्थाओं का अंकेक्षण करते हैं। कंपनियों का अंकेक्षण, कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार किसी भी कंपनी को अनिवार्य कर दिया गया है कि वो अपनी कंपनियों का अंकेक्षण करवाए। मतलब कोई भी अंकेक्षक यदि किसी कंपनी का अंकेक्षण करता है तो उसे कंपनी का अंकेक्षक कहते हैं। ये वैधानिक अंकेक्षण के अंतर्गत आता है। तो वैधानिक अंकेक्षण के अंतर्गत वो अंकेक्षण आता है जो हमारा कंपनियों का अंकेक्षण करता है। किसका अंकेक्षण करता है? कंपनियों का जो अंकेक्षण करता है वो वैधानिक अंकेक्षण के अंतर्गत आता है। वैधानिक अंकेक्षण के अंतर्गत कौन आता है? वो अंकेक्षक जो कंपनियों का अंकेक्षण करेगा। अगला प्रन्यासों का अंकेक्षण करेगा। प्रन्यासों का अंकेक्षण किसे कहते हैं? प्रन्यास क्या बोलते हैं? प्रन्यास को ट्रस्ट भी कहते हैं। प्रन्यास का मतलब आप ऐसे समझ लीजिए, यदि कोई कंपनी है और उस कंपनी का जो मालिक है, उस कंपनी का जो डायरेक्टर है वो नाबालिग है, उसकी उम्र अभी 18 वर्ष से कम है, या किसी अन्य स्थिति की वजह से वो अपनी कंपनी के हिसाब किताब को समझ नहीं सकता, उस पर अपनी राय प्रकट नहीं कर सकता, उस कंपनी के बारे में अच्छा बुरा नहीं जानता है, उसके छल कपट को नहीं पकड़ सकता, यानी उसकी उम्र कम है या फिर मानसिक रूप से कमी है उसके अंदर, तो ऐसी कंपनी के मालिकों को क्या करना के अंदर, ऐसी कंपनी के अंदर जो इंसान अंकेक्षण के पद पर कार्य करता है, अंकेक्षण करता है, तो वो प्रन्यासों के अंकेक्षण कहलाता है। प्रन्यासों का मतलब समझ में आ गया? ऐसी कंपनियां जिसका मालिक या तो 18 वर्ष से कम है या किसी मानसिक रूप से बीमार है, ऐसी कंपनियां ऐसी कंपनियों को भी वैधानिक अंकेक्षण मतलब अंकेक्षण करवाना ही पड़ेगा। अगला है अन्य संस्थाओं का अंकेक्षण। अन्य संस्थाओं में बैंकिंग की संस्था आ गई है, बिजली विभाग आ गया और बहुत सारी चीजें हैं जो हमारा अन्य अंकेक्षण के होते हैं। तो वैधानिक अंकेक्षण को 3 भागों में बांटा गया। पहला कंपनी का अंकेक्षण, प्रन्यासों का अंकेक्षण और अन्य संस्थाओं का अंकेक्षण। आई होप आप लोगों के समझ में आया होगा कि कंपनियों का वैधानिक अंकेक्षण को क्या कहते हैं। फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं फिर भी एक बार कि वैधानिक अंकेक्षण में 3 चीजें आती हैं। कंपनियों का अंकेक्षण आता है, प्रन्यासों का अंकेक्षण आता है और अन्य संस्थाओं का अंकेक्षण भी इसी में आता है। अच्छा, अगला हम आगे निजी कंपनियां। निजी कंपनियों के बारे में तो आप जानते हैं। निजी कंपनियों में आपने सेकेंड ईयर में पढ़ा होगा कंपनी लॉ में निजी कंपनियां किसे कहते हैं। तो हम निजी कंपनियों के बारे में बात करते हैं। निजी कंपनियां या प्राइवेट कंपनियां, बात एक ही होता है। तो निजी कंपनियों में कार्य करने वाले अंकेक्षण, निजी कंपनियों में जो अंकेक्षण होता है उसे निजी अंकेक्षण कहते हैं। तो यह निजी अंकेक्षण क्या होता है? निजी अंकेक्षण कहाँ कहाँ होता है? तो निजी अंकेक्षण एकांकी व्यापार का अंकेक्षण। अगर किसी एकांकी व्यापार, वन मैन कंपनी जो होती है जिसका एक ही इंसान मालिक होता है, एकांकी व्यापार का अंकेक्षण है। एकल व्यक्ति कंपनी भी जिसे कहते हैं। एकाकी व्यापार का अंकेक्षण जो होगा, एकाकी व्यापार में जो अंकेक्षण कराया जाएगा वो निजी अंकेक्षण के अंतर्गत आता है। निजी अंकेक्षण के अंतर्गत क्या आता है? जो एकांकी व्यापार में, अगर एकांकी व्यापार में आप कुछ करा रहे हैं, अंकेक्षण करा रहे हैं, तो वो अंकेक्षण आपका एकांकी व्यापार के निजी अंकेक्षण के अंतर्गत आएगा। दूसरा, साझेदारी फर्म का अंकेक्षण। यदि आप किसी साझेदारी फर्म का अंकेक्षण करा रहे हैं जिसके एक से अधिक साझेदार हैं, एक से अधिक ऐसी कंपनियां
जो एकांकी व्यापार की है, एकांकी व्यापार का अंकेक्षण। दूसरा साझेदारी फर्म, यानी अगर आप साझेदारी फर्म का अंकेक्षण कराते हैं तो ये किसके अंतर्गत आएगा? साझेदारी फर्म का अंकेक्षण भी हमारा जो है ना निजी अंकेक्षण के अंतर्गत आएगा, इसके अंतर्गत निजी अंकेक्षण के अंतर्गत आएगा। आएगा निजी अंकेक्षण के अंतर्गत आएगा। क्या आएगा? निजी अंकेक्षण के अंतर्गत आएगा। अगला है सरकारी अंकेक्षण। सरकारी अंकेक्षण किसमें होगा? सरकारी संस्थाओं का। सरकारी संस्थाओं का अंकेक्षण करने वाला किसमें आएगा? सरकारी अंकेक्षण का मतलब क्या है? जो सरकारी अंकेक्षण मतलब सरकारी कंपनियों का अंकेक्षण करने वाला क्या होता है? सरकारी अंकेक्षण होगा। अगर हम सरकारी कंपनियों का अंकेक्षण होता है तो उसे क्या कहेंगे? सरकारी अंकेक्षण के अंतर्गत रखते हैं। सरकारी अंकेक्षण के अंतर्गत क्या आता है? जो सरकारी कंपनियों का, सरकारी संस्थाओं का, सरकारी फर्मों का, इन सब का अंकेक्षण जो होता है वो सरकारी अंकेक्षण के अंतर्गत आता है। और इसके बाद एक और अंकेक्षण है जिसे हम लोग आंतरिक अंकेक्षण भी कहते हैं। आंतरिक अंकेक्षण क्या होता है? आंतरिक अंकेक्षण क्या है? आंतरिक अंकेक्षण का मतलब ये होता है कि कभी कभी कंपनियां क्या करती हैं, जैसे कंपनी में कोई कर्मचारी नियुक्त है उसी तरह से वो अपने एक ऑडिटर भी नियुक्त कर लेती है। मतलब ऑडिटर को पूरे 12 महीने की तनख्वाह मिलती है, वो वेतन पर कार्य करता है और वो पूरे वर्ष कंपनियों का अंकेक्षण करता है। ऐसा नहीं एक निजी समय पर ही, ये जो कंपनियां हैं ये एक निजी समय पर साल के आखिर में अपने खातों का अंकेक्षण करवा लिया। आंतरिक अंकेक्षण मतलब इन्हीं में से कोई, जैसे मान लो कोई एकांकी व्यापार वाला है, वो क्या करेगा? वो साल के आखिर में अंकेक्षण नहीं करवाता है। क्या करवाएगा? वो कंपनियों के कर्मचारियों की भांति, क्या कर्मचारियों की ही भांति अंकेक्षण की भी नियुक्ति कर लेता है। एक अंकेक्षण को भी एक पर्सनल अंकेक्षण अपने लिए रख लेता है। वो पूरी साल उस कंपनियों का अंकेक्षण करता रहता है, पूरी साल उसके हिसाब किताब की जांच करता रहता है, उनकी गलतियों को बताता रहता है, गलतियों को कम के बारे में बताता रहता है, अंकेक्षण करता रहता है। तो ऐसा व्यक्ति, ऐसा अंकेक्षण जो होगा वो होगा हमारा आंतरिक अंकेक्षण। आंतरिक अंकेक्षण में क्या मतलब? पूरी साल कोई व्यक्ति आपकी कंपनी में अंकेक्षण कर रहा है और आप वो तनख्वाह पर आपने उसको रखा है। मतलब आप जैसे अन्य कर्मचारी आपके यहाँ तनख्वाह पर काम कर रहे हैं, इसी तरह हमने अंकेक्षण को भी रख दिया है। पूरी साल आप उसको तनख्वाह देते हैं, पूरी साल वो अपनी कंपनियों का अंकेक्षण करता है। तो ऐसा अंकेक्षण आंतरिक अंकेक्षण के अंतर्गत आता है। तो हमने व्यापारिक संस्था के संगठन के अनुसार हमने अंकेक्षण को जाना। ये पहला हमारा टॉपिक था व्यापारिक संस्था के संगठन के अनुसार। तो व्यापारिक संस्था के संगठन के अनुसार अंकेक्षण के 4 प्रकार होते हैं: वैधानिक अंकेक्षण, निजी अंकेक्षण, सरकारी अंकेक्षण और आंतरिक अंकेक्षण। 4 प्रकार हो गए। वैधानिक अंकेक्षण में कंपनियों का अंकेक्षण, प्रन्यासों का अंकेक्षण और अन्य संस्थाओं का अंकेक्षण जो है ना वैधानिक अंकेक्षण के अंतर्गत आता है। निजी कंपनियों के निजी अंकेक्षण के अंतर्गत एकांकी व्यापार, साझेदारी व्यापार और प्राइवेट कंपनियों के हिसाब किताब का जो अंकेक्षण होगा वो हमारा निजी अंकेक्षण के अंतर्गत। सरकारी संस्थाओं का अंकेक्षण में सरकारी अंकेक्षण में सरकारी संस्थाओं का अंकेक्षण होता है, सरकारी कंपनियों का अंकेक्षण होता है। आंतरिक अंकेक्षण साल की में कर्मचारियों की भांति आपको मैंने बताया, मतलब लगातार चलता रहता है, पूरे वर्ष निरंतर अंकेक्षण होता रहता है आपकी कंपनियों का। ऑडिटिंग आपकी कंपनियों के लेखों की, आपकी कंपनियों के जनरल प्रविष्टियों की, सब स्टेटमेंट्स की, आपकी पूरी साल मतलब अंकेक्षण होता ही रहता है उसमें। तो वो होता है आंतरिक अंकेक्षण। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ में आई होगी और आप चाहें तो उसके नोट्स बना सकते हैं और हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगली वीडियो में, इसी का ही पार्ट 2 अगली वीडियो में आपसे मिलते हैं।